अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। नाज़रीन, आज मेरा दिल चाह रहा है किसी को नखरे दिखाऊं, आज मेरा दिल चाह रहा है मैं ज़िद करूं, आज मेरा दिल चाह रहा है मैं किसी के साथ बहुत लाडियाँ करूं, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बहुत सारी शॉपिंग करूं और दिल चाह रहा है उस सारी शॉपिंग को फेंक दूं और कहूं मुझे और चाहिए, और दिल चाह रहा है किसी से फरमाइश करके अपनी मर्जी के खाने बनाऊं। नाज़रीन, ये सारे नखरे उठाने वाले ना तो आपके सिबलिंग्स हैं, ना आपके रिश्तेदार हैं, ना आपके हस्बैंड हैं, ना आपके ससुराल वाले हैं। ये एक ऐसी हस्ती है जिसको हम शऊर में आते सार अपने पीछे भगवाना शुरू कर देते हैं। वो हम उनको अपने ऊपर चिखवाते हैं, हम ऐसे सारे उल्टे काम करते हैं जिससे हम उन्हें बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। अपनी सारी ज़िंदगी वो हमारे पीछे गुजार देती हैं। अगर हमें लग रहा है हम अपने आप को पढ़ाई में कमज़ोर ज़ाहिर करते हैं तो वो स्केल लेके हमारे पीछे भाग रहे होते हैं। अगर हम खाना नहीं खाते तो वो खाना लेके हमारे पीछे भाग रहे होते हैं, फ़िक्र कर रहे होते हैं कि हम खाना खा लें। तो वो हस्ती है माँ। आपकी माँ ही है जो ये सारे नखरे और नाज उठाती है। इसके अलावा कोई ऐसी हस्ती और कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे आप अपने ये नखरे उठवा सकते हैं। लेकिन हमें माँ के इन सब चीज़ों का पता तब चलता है जब एक्चुअली आप खुद माँ बनते हैं। लेकिन लड़कों को तो शायद ये एहसास तब भी नहीं होता, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चने भी माँ बाप को वही चबवाते हैं, माँ को तंग भी वही ज़्यादा करते हैं। लेकिन वो इस पीरियड को, वो इस सिचुएशन को, वो इस फीलिंग को नहीं समझ सकते। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर आप 4 बहन भाई हैं, उनमें से कोई एक कमज़ोर है फाइनेंशियली, मेंटली, हेल्थली किसी भी तरह से, तो एक माँ होती है, उसको पता होता है इस बच्चे को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमेशा माँ है जिसके साथ हम कुछ भी करें या जो वो हमारे लिए करे वो बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के हमारे साथ करती है। उसको हमसे कोई गर्ज़ नहीं है, उसको हमसे कोई मफाद नहीं है। वो बिला गर्ज़ हमारी हर ज़रूरत, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करती है। वो अल्लाह ताला से भी एक ही दुआ करती है, या अल्लाह मुझे तब तक अपने पास ना बुलाना जब तक मैं अपनी औलाद को सेट ना कर दूं, जब तक मैं अपनी औलाद को किसी मुकाम पे ना पहुंचा दूं। जाना तो सब ने है और सब चले जाते हैं छोड़ के, लेकिन जाते जाते भी जो एक फ़िक्र माँ को हमेशा सता रही होती है वो है उनकी औलाद, उनकी अपनी औलाद, कि मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा, मेरे बाद इनको कौन देखेगा। अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक ऐसा जज्बा और एक ऐसी फीलिंग रखी है, ये सिर्फ देना ही जानती हैं। ये वापस आपसे एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रही होती हैं, सिर्फ आपके लिए एक अच्छी लाइफ, आपकी एक अच्छी सेहत, वो भी अल्लाह ताला से दुआओं में मांग रही होती हैं। तो अपने माँ बाप की कदर कीजिए। अपने माँ से, आपकी माँ अगर आपके सर पे सलामत है तो उससे अपनी लाडियाँ उठवाएं, उस वक्त को, उस पीरियड को इंजॉय करें। तो हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनकी लाइफ का जो ये पीरियड था, या जो अगर उनकी माएँ उनके सर पे सलामत हैं तो वो इस चीज़ को कैसे इंजॉय करते हैं, क्या वाकई में वो भी ये सब कुछ करते हैं, ज़िद, लाडियाँ, नखरे, फरमाइशी खाने। हम उनसे पूछेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। जो पहली मेहमान शख्सियत हमारे साथ तो मौजूद हैं वो RMMP के बानी हैं। इन्होंने कौम को कौम बनाने के लिए इब्तदा अपने घर से की। हम इनसे पूछेंगे इन्हें RMMP बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये किस तरह वजूद में आई। हमारे साथ मौजूद हैं राव फ़खर साहब। और जो दूसरी मेहमान शख्सियत हमारे साथ तो मौजूद हैं वो निश्तर एप्का के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी यूनियन के वर्कर्स के लिए आवाज़ उठाई। हमारे साथ मौजूद हैं राना आमिर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। सर, आप कैसे एग्री करते हैं? माँ को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? माँ बेलौस मोहब्बत, उन्स और कुर्बानी का दूसरा नाम माँ है। अगर माँ के बारे में हम अगर कोई भी बात करें तो वो कई दिन बीत जाएंगे और हम माँ को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जो उनकी मोहब्बतें हैं, जो उनका प्यार। माँ वो हस्ती है जो रात को बच्चा अगर गीला होता है बिस्तर तो वो खुद गीले पर सोती है और अपने बच्चे को वो खुद जगह पर रखती है। अपनी तमाम ख्वाहिशात को मार के वो अपनी औलाद को बड़ा करती है, जवान करती है। तो मैं तो यही कहूँगा जिनकी माएँ हैं वो खुश नसीब हैं, जिनके सर पर आज हैं। तो हमारी माँ जो है वो पर्दा फरमा गई है, तो हम उस मोहब्बत को आज महसूस करते हैं। तो कभी जब आपकी मदर थी, आपने भी ऐसे उनसे फरमाइशें की, उनसे लाडियाँ की, या उनसे कोई ऐसी चीज़ शॉपिंग करके और कहा ये चीज़ मुझे नहीं पसंद, मुझे दूसरी चाहिए? जी, माँ जब थी तो हम हर तरह के जी लाड प्यार करते थे, जिद करते थे
और हमने ये चीज़ लेनी है या हमने ये खाना है, या खाने में नमक कम है, मिर्चें ज़्यादा हैं, या तो माँ फिर भी उस फरमाइश को पूरा करती है। बिल्कुल। तो माँ का तो हम यानी कि कोई भी हम पूरा नहीं कर सकते। उनकी खिदमत हम नहीं, उनका जो किया वो हम पर एहसान है, हम उनको नहीं चुका सकते। आमिर साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मॉर्निंग शो में हमें वक्त दिया और आज एक इतना अहम टॉपिक माँ पे हमें बात करने की जो है ना वो इजाज़त दी। तो माँ की अज़मत पे या उनकी शान पे कुछ कहना तो समंदर को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ है। आप देखें कि हमारे सरवरे कायनात, वजह कायनात, आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि अगर मैं इशा की नमाज में खड़ा होता और जमात हो रही होती और मेरी माँ मुझे कहती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ देता और मैं उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाता। तो ये एक छोटी सी हदीस है जिसमें आपको माँ की शान अल्लाह के नबी ने भी बयान फरमा दी। तो उनके एहसानात, उन्होंने जो औलाद के लिए तकलीफ़ उठाई होती है, नो डाउट माँ बाप जब बंदा बनता है फिर ही उनका एहसास होता है। तो माँ बहुत एक अजीम हस्ती है और उसकी शान में यानी आप जो भी बोल लें मेरे ख्याल में कम है, वो उनके अल्फाज नहीं मिलते। वो तो बहुत तकलीफ, बहुत आजमाइशें और पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी बच्चों को देने के लिए तकलीफ़ें खुद बर्दाश्त करती है और फिर अपने बच्चों को परवान चढ़ता हुआ देखती हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनका रिटर्न उसके बरक्स मिलता है। अमूमन जो आजकल हमारे मुआशरे में तरबियत का बड़ा फुकदान है इस वक्त। तो जब वो माँ बाप बन जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। ओल्ड हाउस का घर का चेहरा उन्हें देखना पड़ता है, अपने बच्चों को लेके अलग हो जाते हैं, माँ बाप को अलग छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें, लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी के अंदर ही ये चीज़ समझ आ जाती है कि अगर उन्होंने अपने माँ बाप के साथ कुछ बुरा किया है तो उनको उनका जो गिव एंड टेक का जो हिसाब है वो उसके दुनिया में ही मिलेगा। कभी आपको लगा है कि आपके बच्चे वही हरकतें कर रहे हैं जो आप कभी बचपन में करते थे? हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। ऐसे ही जैसे हम अपनी माँ बाप से ज़िद करते थे, अपनी वालदा से। देखें, मेरे वालिद साहब 98 में उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं समझता हूँ मुझे, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को पाला मेरी वालदा नहीं है। तो क्रेडिट गोज़ टू माय मदर। यानी मेरे वालिद साहब की भी जो कमी थी मेरी वालदा ने पूरी की। तो हम बहुत छोटे थे जब वालिद साहब की डेथ हुई, तो उन्होंने घर बैठ के ही सारी चीज़ें की, सोर्स ऑफ इनकम भी वहीं से पैदा किए और हमें स्कूल में पढ़ाया। मेरे छोटे भाई यूनिवर्सिटी तक गए, उनको वहाँ तक लेके जाना, हमें यहाँ तक जॉब्स, हमारी और एक्टिविटीज़, इसमें हमारी मदर का बहुत यानी हाथ है। तो हमारे उस दौर में जब इंसान के पास सोर्स भी नहीं होता और फिर भी हमारी ख्वाहिशात को पूरा करना, वो अब हम आके देखते हैं कि कितना मुश्किल है। हम अपने बच्चों को सब कुछ होने के बावजूद हमें वो फरमाइश करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये कर दें कि ना करें। हाँ, ना करें। तो लेकिन माँ बाप होने के नाते से करते हैं। लेकिन मैं अपनी वालदा को समझता हूँ कि अजीम माँ है जिन्होंने सोर्स ना होने के बावजूद हमें हर चीज़ वो प्रोवाइड की। बेशक उनकी ज़िंदगी में और उनके रास्ते में रुकावटें भी बहुत आई होंगी, लेकिन अपनी औलाद के लिए उन्होंने सब कुछ क्रॉस किया और अपनी औलाद को एक अच्छे मकाम तक पहुंचाया। अच्छा रऊफ फ़खर साहब, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। आपकी एजुकेशन क्या है और किस तरह आप ये RMMP बनाने का जो है आपने सोचा? जी, मेरी एजुकेशन में टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। ठीक है। और LLB भी मैं हूँ पर नॉन प्रैक्टिशनर हूँ। तो मुल्की हालात, बेरोज़गारी, गुर्बत, अफलास, ये सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत पेन होता था। 1997 से मैंने इंडिविजुअल यानी कि खिदमत का सिलसिला मैंने शुरू किया। तो टेक्सटाइल में रहते हुए मैंने बहुत यानी कि बेरोज़गारों के लिए मैं ढूंढता था रोज़गार।
एक पेन था। तो फिर अब जाकर आज से 6 माह कबल मैंने सोचा कि मैं अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे एक स्टेंट चाहिए। तो मैंने आज से 6 माह कबल RMMP का मैंने आगाज़ किया। RMMP बेसिकली मैंने अपने घर से इसका आगाज़ किया, ठीक है। और अपनी बिरादरी पर मैंने उसका सफ़र शुरू किया ताकि मैं दूसरे कबाइल को ये बावर करवा सकूं कि अगर हर बंदा इंडिविजुअल सतह पर वो अपनी बिरादरी के बेरोजगारों को उनकी खिदमत पर अंजाम दे, तो पूरे मुल्क में हम इंसानियत पर पूरा वर्क कर सकते हैं। और इस तरह हम यानी कि जो अफलास भूख और जो मुल्की मईशत का जो हाल है उसमें हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने RMMP बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते एक आप कह लें समंदर हमारे साथ ऐड होता चला गया, और पूरी दुनिया से। तो अभी हमने चूँकि अपने घर पर काम करना है, जब मेरा घर साफ हो जाएगा, मेरे घर में मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम तमाम सतह पर हम इस जमात को आगे लेके चलेंगे, जो इंशाल्लाह फ्यूचर में इसे हम एक सियासी जमात। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपकी कोशिश है कि सबसे पहले आपने ये सोचा है कि मैंने अपने घर को ठीक करना है, क्योंकि बहुत दफा ऐसे होते हैं कि एक बहुत अच्छी सीट पे और बहुत एक अच्छी मकाम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी फैमिली में इतने मसले मसाइल होते हैं, लोग उनको कह रहे होते हैं कि आपकी जो फैमिली का बंदा है आप उसको तो पहले जॉब दिलवा दें, आप किसी और को क्या दिलवाएंगे। ये आपकी बहुत अच्छी कोशिश है। अच्छा राना आमिर साहब, आप ये बताएं लोगों को कि ऐप्का है क्या? ऐप्का ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की एसोसिएशन एक जमात का नाम है, ठीक है। और हमारे जो मरकजी इसके सदर हैं वो खालिद जावेद संगेड़ा साहब हैं, ठीक है, जो आजकल यानी हमेशा मुलाजमीन की उनकी सैलरीज, उनकी पेंशन, आजकल लीव एनकैशमेंट और ग्रेजुएटी पर एक तहरीक चली हुई है जिसको वो लीड कर रहे हैं, ठीक है, हकीका के प्लेटफॉर्म से। तो मेरे पास थोड़ी जिम्मेदारी हैं, मैं नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी लाइट डिपार्टमेंट्स का प्रेसिडेंट हूँ ऐप्का का, ठीक है। तो ये वैसे तो एक भारी जिम्मेदारी होती है, आप किसी अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाना, उनके हकूक़ की आवाज़ उठाना, और एसोसिएशन का एक रोल होता है ब्रिज का, ठीक है, वो बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिटी, ठीक है। तो वो हम प्ले करते हैं पॉजिटिवली। बट ये कि जहाँ पे गवर्नमेंट आ जाए, गवर्नमेंट जहाँ कोई ज्यादती करे तो फिर हमें वो प्रोटेस्ट भी करने पड़ते हैं, बिल्कुल मजबूरन प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। नो डाउट मैं एक ऐसे अदारे में काम करता हूँ जहाँ पे अगर हम प्रोटेस्ट करें या स्ट्राइक पे चले जाएं तो डायरेक्टली पेशेंट्स को उसका लॉस होता है। तो हम बहुत रेयर ऐसा चांस होते हैं कि भी हम प्रोटेस्ट पे जाएं बट स्ट्राइक पे ना जाएं। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या क्या है? ऐप्का की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें, वो जो इसका आइन है हमारे जमात का, वो सिंपली ये है कि भी हमारे जो आम वर्कर, आम क्लर्क जो है, ठीक है, या आम एम्प्लॉय जो हॉस्पिटल का है, ठीक है, उसके जो बेसिक राइट्स हैं वो हम उनको उनकी दहलीज पे पहुंचाएं। ठीक है, देखें एक आम एम्प्लॉय को AMS एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट या मेडिकल सुपरिटेंडेंट की रूम तक रसाई नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही, या अगर हो जाए तो उसे उस तरीके का नहीं पता होता कि मैंने ये काम कैसे लेना है। ठीक है, तो बेसिकली एसोसिएशंस का जो रोल होता है वो ये होता है कि वो इन कामों को उस एडमिनिस्ट्रेशन तक वहाँ ऐसा तरीके से पहुँचाएं, ठीक है, और उनको वहाँ से ऐसा तरीके से करवाएं। सही है। और जो जिस तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के तौर से कि कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी डेथ हो जाती है, उनके बेवा जो होती हैं, उनकी विडोज़, उनको उनके बकाया जात, फिर उनकी जगह पे 17A के तहत गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक उनके बच्चों की मुलाजमत, ठीक है, तो इनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, फिर वो अपने मुतलका अथॉरिटी तक वो चीज़ पहुंचानी होती है कि ये चीज़ ऐसे है, आप इसको अकोमोडेट करें यहाँ पे। वो फिल फॉर ये चीज़ें होती हैं। आप देखें घर का एक सरबराह अगर फिल फॉर उसकी यानी डेथ हो जाती है और फिल फॉर अगर उसे ये चीजें ना मिले, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो उनका सारा सिस्टम जो है वो हिल जाता है। तो ये बेसिकली जो है ना, ये चीजें एसोसिएशन का काम होता है कि ये उनको अकोमोडेट करवाएं एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक हो गया। अच्छा राव फखर साहब, आपने इसकी बुनियाद कब रखी थी? आज से 6 माह कबल मैंने इसकी बुनियाद रखी। ठीक है,
तो इसके ऊपर पहले से काम जारी था? नहीं, कोई काम जारी नहीं था। एक्चुअली मैंने एक जमात है फेडरेशन, उसके साथ मैंने तकरीबन 8 माह मैंने वर्क किया। ठीक है। तो मैं अनसेटिस्फाइड था कि मैं खिदमत का सफ़र जो है वो आगे तक नहीं लेके जा पा रहा था। ठीक है। तो लास्ट टाइम मैं बड़ा फेडअप था। रात को मैंने फेडरेशन को छोड़ने का ऐलान किया, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू भी और ओरली। तो मुझे पूरी दुनिया से कॉल आना शुरू हुई। मुझे आइडिया नहीं था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं। तो वो देखते ही देखते एक शख्स 2:30 बजे मुझे रात को एक शख्स की कॉल आती है और वो दारों कतार हो रहा है, और उन्होंने कहा कि आपने नहीं छोड़ना, आपने हमारे लिए अपनी खिदमत का सफ़र आगे जारी रखना। तो एनीहाउ मैंने रात को ही फैसला किया कि मैं कोई जमात फेडरेशन ठीक हो गया। तो वो मुझे रात को ख्वाब आता है। ठीक है। RMMP सुबह के टाइम पर मैं RMMP को अनाउंस कर देता हूँ, और फिर हम एक मेडिकल फोरम बनाते हैं, उसके अंदर फिर हम लॉयर्स फोरम बनाते हैं, फिर हम बिजनेस फोरम बनाते हैं, फिर मीडिया फोरम बनाते हैं। मीन के वो देखते ही देखते हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं वो बड़ा स्पीडी आना शुरू हो जाते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो RMMP है वो एक पूरी दुनिया की मेरे ख्याल में फेडरेशन के हवाले से सबसे टॉपर। ठीक है। आपकी फेडरेशन में जितने भी लोग हैं या जितने भी वर्कर्स हैं वो सब आपकी बरादरी के ही हैं? जी फिलहाल, क्योंकि इज्तिमाई खिदमत में है, मैं तब बराबर तरीके से सर अंजाम दे सकता हूँ जब मैं अपने घर को मैं जब तक सही नहीं करता, मैं अपने गिरबान को साफ नहीं करता, तो मैं तब तक मैं औरों के लिए इतनी खिदमत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा घर जब नीट एंड क्लीन हो जाएगा, मेरे घर में जब भूख अफलास बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, तो फिर मैं इज्तिमाई लेवल पर इस RMMP को इंशाल्लाह इज्तिमाई लेवल पर एक जमात की सूरत में मैं लेकर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा आमिर साहब, आपके वर्कर्स को किन किन मसाइल का सामना है? इस वक्त तो महंगाई का सामना है। इस वक्त शदीद, यानी एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है, जो हमने पिछले दिनों में लाहौर में 6 दिन धरना देके मलिक अहमद खान साहब की इन्वॉल्वमेंट से, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब से बात करके चीफ मिनिस्टर साहब को मजबूर किया कि भी इनकी सैलरीज वफाक की सैलरी के मुताबिक की जाए, तो उन्होंने वो सैलरीज बढ़ाई। लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो 6 दिन का धरना दे के हमने जो सैलरी बढ़वाई उससे उन्होंने कोई 100 गुना महंगाई ज्यादा कर दी। इस वक्त हर एम्प्लॉय जो परेशान है ना, एम्प्लॉय हमेशा देखें आप, सुबह 9 बजे अगर उनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है तो 5-6 बजे तक वो बिजी होते हैं ऑफिस में, तो वो पार्ट टाइम भी काम नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक ही जॉब होती है। सिंगल जॉब में 60 to 70,000 में घर नहीं चलता। सही है। तो इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये है। और इंटरनल देखें, इंटरनल इश्यूज तो हम सॉल्व हो ही जाते हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मामला तो हो ही जाते हैं, लेकिन शायद ये जो इस वक्त, तो मैं कहता हूँ कि हर बंदे का ये मसला है। महंगाई तो हर बंदे का ये मसला है। अच्छा सर, निश्चित के हवाले से जो मरीज हैं उनकी हमेशा, उनके मेडिसिन के हवाले से उनकी हमेशा शिकवा रहता है कि उन्हें मेडिसिन नहीं मिल रही, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इवन के उनको एक, अगर जिस कहते हैं ना सिरिंज भी लेनी पड़ती है, वो भी बाहर से परचेज करके लानी पड़ती है, वो उनको निश्तर में नहीं मिलती। नहीं मैडम, ये वैसे इस पे हुकूमत पंजाब अगर फंड्स मुहैया कर दे, किसी भी निश्तर हॉस्पिटल की आप बात करें तो निश्तर हॉस्पिटल में अगर अद्वियात की मद में फंड्स आ जाएं, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी जो आप शिकायत आप तक पहुंच रही हैं ये जेन्युइन होंगी और ये दूर हो सकती हैं। और अगर इसमें देखें, अगर फंड्स हुकूमत देती है और एडमिनिस्ट्रेशन उसे लगा नहीं रही तो बहुत बड़ा फेलियर है ये। और अगर हुकूमत नहीं दे रही और एडमिनिस्ट्रेशन दे नहीं सकती तो ये हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। हम आपसे मजीद जानेंगे, लेकिन अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ
बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी तो वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। हम चलते हैं राव फ़खर के पास और उनसे मज़ीद पूछते हैं कि उनकी ये जो उन्होंने तंजीम बनाई है RMMP, इसमें वो मज़ीद क्या इक़दामात सोचा हुआ है इन्होंने ये करेंगे। जी राव फ़खर साहब, आप इसके अंदर क्या मज़ीद आपने इसके लिए सोचा हुआ है, इसके फ्यूचर के लिए? जी, इसके फ्यूचर के लिए फर्स्ट हमने जो हमारे प्लान में है, जैसे हमारी बहुत सी बहनें हैं जो जहेज़ जैसी जो लानत है वो ना होने की वजह से, और एज जो है उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर एंड ये कि वो उनकी शादियां नहीं हो पाती। तो फ्यूचर प्लान में हमारा है कि हम इंशाल्लाह शादियां जो हैं वो करवाएंगे, जितना हम उनके अपने औकात के मुताबिक हम जहेज़ जो है वो हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और जो मेन हमारा जो मसला है वो बेरोज़गारी का है। ठीक है। और जब तक हमारे जो हैं वो रोज़गार नहीं होगा और तब तक ये जो हमारी जो मुफलिसी है, जो परेशानियाँ हैं ये रहेंगी, तो इंशाल्लाह हम रोज़गार का भी हम एक प्लेटफार्म मुहैया करेंगे। तो जो कि अभी कर भी रहे हैं, पर हम यानी कि इतना वसी पैमाने पर अभी नहीं कर पाए। तो और इसके अलावा जो मेन हमारा है वो फिर इज्तिमाई सतह पर ठीक है हमने वर्क करना है इंशाल्लाह। यानी उनमें तमाम हमारी जो बिरादरी है, ये हमने डेमो दिया है एक कबाइल की सूरत में कि हर कबीला वो अपनी अपनी बिरादरी की जो है वो खिदमत सर अंजाम दे, ताकि वहाँ हम भूख अफलास और गुर्बत का खात्मा कर सकें। ठीक होगा। तो पर इज्तिमाई लेवल पर हमें फ्यूचर प्लान है। अच्छा राव फ़खर साहब, ये जो हमारी इस सोसाइटी में ये चीज़ भी है कि अगर एक अच्छे मकाम पे इंसान पहुंच जाता है तो वो नहीं एक्सपेक्ट करता या वो नहीं चाहता कि जो दूसरा बंदा उसके लेवल पे आ जाए। उसकी रीज़न्स क्या है? मेहनत उसने अपनी करनी है, तो उसने अपने हाथों पैरों से मेहनत करेगा, वो कमाएगा। लेकिन उस जो एक उस सीट पे पहुंच गया है, सिर्फ एक उसकी थोड़ी सी मेहनत की वजह से अगर उसके घर के मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन उसकी सोच ये है कि ये हमारा बराबर आ जाएगा तो हमारा जो लेवल है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, उनकी सोच के बारे में? एक्चुअली फर्स्ट ऐसी सोच होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी बीज बोते हैं तो वो जब दरख्त बनता है तो एक टाइम आता है कि वो आपका साया भी बन जाता है। ऐसी सोच होनी नहीं चाहिए। मगर मुझे फ़ख्र है अपनी, क्योंकि फिर सुनने वाले वो शायद दिल में ये बात सोचेंगे कि ये कौम परस्ती की बात कर रहे हैं। तो मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो राजपूत घराने से है, और वो इसलिए कि हमारी बिरादरी, क्योंकि बहुत कम ऐसे हमारी बिरादरी में पाए गए हैं जो अपनी बिरादरी के उसको वो ऑब्लाइज ना करें किसी भी एंगल से। ठीक है। इवन कि जहाँ जॉब का है इशू, हाँ कुछ लोग हमारी बिरादरी में होंगे ऐसे जो सपोर्ट नहीं करते, और वो यानी कि जैसे अब उन्हें एक ऑप्शन है कि वो बेरोजगार को अपने जगह पर वो लगवाएं, नहीं भी करते। मगर मोस्टली मेरा ख्याल है 70 to 75% मैंने अपनी बिरादरी में ऐसे लोग पाए हैं जो एक दूसरे को फेवर देते हैं, एक दूसरे का बाजू बनते हैं। और मज़ीद जो कमी है वो इंशाल्लाह हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफार्म के थ्रू। और हम इस प्लेटफार्म के थ्रू दूसरों को भी हम एक लेसन दे रहे हैं कि आप भी इस तरह वर्क करें और यानी कि यूनिटी बनाएं, ताकि हमारे मसाइल जो हैं वो कंट्रोल हो सकें। ठीक हो गया। आमिर साहब, निश्तर में कितने मरीजों की गुंजाइश है इस टाइम? निश्तर जो है ना 1700 बेडेड का हॉस्पिटल है। ठीक है। और अगर आप विजिट करें निश्तर हॉस्पिटल में तो वहाँ 22-23 के राउंड अबाउट पेशेंट इमरजेंसी में आता है, एडमिट होता है। तो ये 500-600 पेशेंट जो एक्स्ट्रा आता है, अमूमन आप ये खबरें सुनती होंगी कि एक बेड पर 2 पेशेंट्स हैं, बल्कि आप रिपोर्ट करते हैं कि एक इलाज डॉक्टर कम है, नर्सिस कम हैं, स्टाफ कम है, पेशेंट्स ज़्यादा हैं, बेड्स कम हैं। तो इतने सारे पेशेंट्स को एंटरटेन करने के लिए फिर मेरा दोबारा आपके चैनल से की तवज्जो से ये पैगाम हुकूमत पंजाब को देना चाहता हूँ कि आपको बेड्स की तादाद बढ़ानी चाहिए।
डॉक्टर्स की तादाद बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल ऐसे नर्सेज ही। की तादाद बढ़ानी चाहिए, स्टाफ बढ़ाना चाहिए, ताकि एक पेशेंट को एक डॉक्टर एक नर्स आसानी से ट्रीट कर सके, उसको टैकल कर सके। तो अब आप देखें कि एक बेड पे अगर 2 पेशेंट हों और एक वार्ड में अगर 10 बेड हों तो 20 पेशेंट हो तो 2 डॉक्टर उसको कितना के एंटरटेन कर ठीक लेंगे। हो गया। और उस जो दो, एक बेड पे 2 पेशेंट है और दोनों को अलग अलग मर्ज है कोई, लेकिन वो एडजस्ट कर रहे हैं। जी एडजस्ट कर लें। इस मसले के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई अपील नहीं की कि पेशेंट ज़्यादा होते हैं, हमारे पास बेड कम है, हमें जो है हुकूमत प्रोवाइड करे? नहीं, इसके लिए प्रॉपर आवाज़ भी उठाई गई है और एडमिनिस्ट्रेशन ने मल्टीपल टाइम लिख के भी दिया है। अच्छा। और मुख्तलिफ यानी जमातें, जिस तरह मैं अगर क्लरिकल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह डॉक्टर्स को पीएम में YDA ये रिप्रेजेंट कर रहती ठीक हैं। है। अभी रिसेंटली जो विजिट हुआ है सीएम साहब का, उसमें YNA का एक जो है ना वफद, उसने मुलाकात की। उन्होंने यही कहा कि हमारे पास नर्सिस की तादाद कम है, ठीक है। जबकि यहाँ पे पेशेंट्स ज़्यादा हैं, तो आवाज़ तो उठाई जा रही है। अच्छा सर, ये जो पेशेंट्स कभी हाइपर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आप बेड जैसे आप कह रहे हैं कम है, इमरजेंसी में आ गए हैं, तो उसमें उनको आप हैंडल कैसे करते हैं, कैसे समझाते हैं कि आपका इलाज हो जाएगा लेकिन आपको थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा? नहीं, बाज़ औक़ात मार खा के भी, यानी आप देखें कि हमारे अमूमी तौर पे जो पेशेंट जाता है, उसका पेशेंट कोई भी, मैं जाऊंगा, मेरा कोई बहुत करीबी अजीज अगर इस हालत में है कि वो मौत के बहुत करीब है, तो डॉक्टर उसको जिंदगी नहीं दे सकता। डॉक्टर कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो अटेंडेंट होता है वो बहुत जज्बाती हो चुका होता है। और वो थोड़ा सा, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया ना, अगर एक बेड पे 2 पेशेंट हैं या 3 पेशेंट है, एकदम तीनों सीरियस पेशेंट्स आ गए हैं, तो उन तीनों पेशेंट्स को बैक वक्त यानी हैंडल नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा 19-20 अगर फ़र्क हो जाता तो वहाँ वो डॉक्टर के साथ जो मारपीट होती है, स्टाफ के साथ जो होती है, उसका यही, इसके पीछे यही सारे अवामिल होते हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि जो डॉक्टर से ज़्यादा ना अटेंडेंट की वहाँ पे वैल्यू होती है। डॉक्टर तो अंदर बैठा है, उससे तो हमने मिलना है ना, एक सर्कस पीरियड से गुजर के, एक पूरे सिस्टम से। वो जो अटेंडेंट बैठा है, हमें पहले उसकी बड़ी, मतलब कि उसको इम्प्रेस करना है, उसको हमने वैल्यू देनी है, फिर ही हम डॉक्टर के आगे जा सकेंगे। ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल में ना वो ओबे कर रहा होता अपने बॉस को। अगर उसने इतना कहा, ओबे नहीं करता डॉक्टर, डाउन टू अर्थ है, और जो अटेंडेंट है वो उसका भाई, उसका लेवल बहुत। आपकी बात ये चलो सही भी मान लेते हैं, तो ज्यादा नहीं है, कुछ कम लोग हैं। अगर आप मेरे साथ कभी निश्तर का विजिट करें तो कम लोग आपको ऐसे नजर आएंगे। तो आपके साथ करूंगी तो कम नजर आएंगे ना। अगर मैं अकेली करूंगी तो बस सब मुझे इसी एटीट्यूड में मिलेंगे। शायद उनका भी शायद ये इशू हो कि ये, आप वहाँ रश देखें ना मैडम, अगर किसी डॉक्टर के पास अगर आप यही इम्प्लीमेंट करें ना, बाहर इडनेस हॉस्पिटल आप चले जाएं, चलो मुल्तान में ही लोकल सतह पे, तो एक डॉक्टर के पास 30 पेशेंट देखने की गुंजाइश है ना, तो वो 31वां पेशेंट नहीं देखेगा। उसके अटेंडेंट के पास आप जाएंगे ना, वो आपको बहुत कंफर्टेबल आपको डील भी करेगा, आपके साथ शाइस्तगी के साथ बात भी करेगा, और आप उसका बात को एडमिट भी करेंगी। यहाँ पे एक डॉक्टर देखता है 130 पेशेंट, तो वो अटेंडेंट बाहर करता है 230 लोगों को अटेंड, हो सकता है उसका इखलाक खराब हो जाता हो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा रफ़ाकर साहब, आप माशाल्लाह इतना अच्छा नेकी का काम कर रहे हैं, और इंसान जब भी नेकी का कोई काम करने लगता है तो लोग उसमें हर्डल्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। आपको भी किन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ा? जी, मुझे स्टार्ट में जब मैंने आज से 6 माह कवर मैंने जब आगाज़ किया था, तो मुझे बहुत हर्डल्स आए थे। वो इस वजह से कि क्योंकि मेरे जो हमारे इलाके के जो लोग थे ना, उन्होंने इस बात पर बहस व तकरार शुरू किया था कि ये कौम प्रस्त, यानी कि ये लफ्ज़ानियत को वो कर रहा है और कौमियत पर ये आवाज़ उठा रहा है। तो वो आवाज़ें मेरे पीछे भी कसते थे और वैसे भी लोगों से भी मेरे खिलाफ। तो मैं खामोश रहा, और अगर कोई मुझे बोलता था तो मैं बस इतना ही कह देता था, वक्त जो है ना वो इंशाल्लाह वो बताएगा कि वक्त जवाब देगा। तो फिर वो टाइम आया कि हमारा जो एरिया है वहाँ पर फर्स्ट सीवरेज का इशू आया, जो कि पानी यानी कि बहुत 3-3 फीट जो है वो पानी ऊंचा खड़ा हो गया था। तो अब वो सियासतदान जो थे वो खामोश थे, वो कह रहे थे जी अभी करते हैं। तो वो मुझ तक आवाज़ गई, तो हालांकि वहाँ जिसने बोला था मुझे वो हमारी राजपूत बिरादरी का था और एक शख्स था। तो हमने वो पूरा यानी कि वो एरिया हमने क्लीन करवाया। ठीक है। फिर विंचेस हमने लाहौर से मंगवाई,
तो मतलब कि वो 2 यूसी पर जब वो काम हो गया तो फिर उसके बाद कुछ लोग जो थे, जो नेगेटिविटी थी वो कुछ पॉजिटिविटी में बदलना शुरू हो गई। फिर इसी तरह हमारे मेडिकल का था, बहुत सारे लोग थे जो दूसरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने जब मुझे कॉल्स की, वही जो मेरे अगेंस्ट यानी कि हमारे पीछे बोलते थे, तो कि हमारा यानी कि ऑपरेट का इशू है या हमें फलां प्रॉब्लम है। तो जब हमने उनकी यानी कि कौमियत से बालातर होके जब हमने उनका ट्रीटमेंट करवाया, तो फिर वही लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारा वो नारा लगाते हैं, क्योंकि हमारा एम सिर्फ बिरादरी नहीं है। हमने एक डेमो देना था, वो डेमो हमने दे दिया। कुछ अर्सा मजीद इसी डेमो के साथ हम आगे अपने इसको चलाएंगे, फिर हम इज्तिमाई लेवल पर आरएमएमपी को हम इनके लेके जाएंगे आगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। आमिर साहब, ये आपका शोबा तो पता नहीं आप इसमें जवाब देना पसंद करेंगे या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जो डॉक्टर है, एक अच्छा डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बैठता है, एक मरीज़ को मतलब कि एंड आ चुका है, उसकी तकलीफ़ है, उसकी बहुत नाजुक हालत है, आप उसको नंबर अगर मांगेंगे तो वो आपको कहेगा जी अगले महीने की फ़लाँ डेट। तो वो इतना सा टाइम एक मरीज़ के लिए क्यों नहीं निकाल सकता? अल्लाह ताला ने अगर उसके हाथ में शिफा रखी है या अल्लाह ताला ने उसको इस मकाम पे पहुंचा दिया है, उसको कह रहे हैं कि जी पेशेंट की तबीयत जो है बहुत नाजुक है, उसको प्लीज़ आप काइंडली एक एडजस्टमेंट कर दें एक नंबर की, एक पेशेंट की, तो अटेंडेंट भी कहेगा नहीं, और ऊपर से ज़ाहिर बात है उसको डॉक्टर की तरफ से ऑर्डर्स होते हैं, तो वो एक पेशेंट भी अपने दिन में एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। वैसे तो ये डॉक्टर कम्युनिटी का क्वेश्चन है, हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये टाइम निकालना चाहिए। ऐसे लोग, ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं जो सीरियस पेशेंट्स देखते हैं, लेकिन चंद हैं, बहुत कम लोग हैं टाइम पे ही यानी प्रेफरेंस टाइम को देते हैं। चाहे वो पहली बात तो सीरियस को देखते नहीं, वो कहते हैं जी आप निश्तर हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि सब जब किसी की भी कोई कहीं एंड हो जाता है ना किसी पेशेंट का या किसी डॉक्टर का इलाज से, वो फिर निश्तर भेज देते हैं, निश्तर हॉस्पिटल। और मुझे लगता है जब उनको पता लग जाता है कि इसकी जिंदगी बस अब थोड़ी सी रह गई है, तो वो निश्तर के ऊपर मुद्दा डालने के लिए उसको कहते हैं आप निश्तर ले जाए। हाँ, ऐसे कुछ हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे भी हैं जो, और कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके पास हमें 3 महीने से पहले नंबर नहीं मिलता। वो 3 महीने बाद फिर जो नंबर लेना है वो बंदा बेशक कब्र में होगा, लेकिन 3 महीने बाद का नंबर आपको मिलेगा। अच्छा, आप मज़ीद हुकूमत से किस चीज़ की तवक्कात रखते हैं कि आपकी जो है बेहतरी के लिए या खिदमत जो आप दे रहे हैं उसके लिए? मैं सबसे पहले तो हुकूमत से इस हुकूमत से मेरे ख्याल में हमें कोई तवक्कुन रखनी चाहिए, क्योंकि एक तो निगरान हुकूमत है। इस हुकूमत से ये, अच्छा, इससे पहली हुकूमत से थी कोई तवक्कुआत, वो बता दें। नहीं, वो पूरी हुई आपकी? अगर नहीं पूरी तो नहीं, लेकिन अगर रेगुलर कोई हुकूमत आए, अगर मुंतखब हुकूमत आए, तो उनसे बात करना, उनसे चीज़ों का हसूल आसान हो जाता है। वो कि वो हमारी बहुत स्ट्रगल के बाद भी हमें ना मिले, लेकिन हमारे लिए एक चैनल होता है वो, जो ऐसे निगरान सेटअप, हाँ जी, जो निगरान सेटअप्स होते हैं, तो उनके साथ बातचीत करना भी मुश्किल होता है, और ना वो बातचीत करना पसंद करते हैं। उनका काम होता है कि इलेक्शन करवाना, गो कि उन्होंने वो 3-4 महीने 5 महीने बेसिकली तो कानून के मुताबिक तो 90 डेज ही, लेकिन अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए तो उन्होंने वो इलेक्शन करवाना होता है। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि इलेक्शन करवा दें जल्दी। अच्छा, और आप क्या समझते हैं कि ये जो आप जैसे बता रहे हैं कि हमने धरना दे के वहाँ पे जो अपनी सैलरीज इंक्रीज करवाई, ये सबसे बेहतरीन सूरत है बातचीत करने की हुकूमत से, या इसके अलावा भी कोई ऐसा निकलता है तरीका कि हुकूमत आपकी बात सुन सके बगैर ये धरनों के और रैलियों के? इसके अलावा ये कल्चर बन गया। मैं समझता हूँ कि देखें, वफाक ने हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ऐलान, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि इतने % सैलरी, इतने % पेंशन हमने इंक्रीज कर दी है। अमूमन सारी गवर्नमेंट्स, पंजाब गवर्नमेंट भी उसको फॉलो करती है, फेडरल गवर्नमेंट को, और वो पंजाब गवर्नमेंट एज इट इज अनाउंस करती है। इन्होंने इस दफा जो पंजाब गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को फॉलो नहीं किया, उन्होंने पंजाब की सैलरी कम कर दी। हमने उसके ऊपर हर ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना शुरू किया, ओनली 1 आवर। हम एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते थे, अब मीडिया के थ्रू हम उन तक पहुंचाते थे, सोशल मीडिया के थ्रू हम उसको चलाते थे, लेकिन जब वो ना इम्प्लीमेंट हुआ तो हमें मजबूरन लाहौर सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देना पड़ा। और फिर आप देखें 6 डेज के बाद हुआ वही
जो हम चाह रहे थे, जो हमारी डिमांड थी। देखिए अगर जेन्युइन डिमांड होगी ना तो आपको करनी पड़ेगी, अनजेन्युइन होगी तो आपको फेवर नहीं मिलेगी, मीडिया से फेवर नहीं मिलेगी, लोगों से फेवर नहीं मिलेगी, सोशलाइज आपका बाइकआउट हो जाएगा। तो ये हुकूमत क्यों नहीं समझती कि ये जेन्युइन उनकी डिमांड है और हम उनको यहाँ पे ला रहे हैं, वो अपने घर बार छोड़ के आके धरना दे रहे हैं, तो ये चीजें वो क्यों नहीं समझ रही? आपको उनको ऐसे ही क्यों समझानी पड़ रही है? पॉलिटिक्स है। अगर आप 6 दिन धरना, हजारों लोग बैठे हैं, मलिक अहमद खान साहब ने आके अपना सारा क्रेडिट मलिक अहमद खान साहब को जाता है उसमें, तो उनके कसूर के हल्के के बहुत सारे लोग हमारे साथ थे। ठीक है, तो एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी है। ठीक हो गया। अच्छा नवाब फखर साहब, आप हुकूमत से या आप तवक्कुआत क्या रखते हैं आपका जो ये RMMP की आपने एक बुनियाद रखी है, तो इसको कहाँ तक ले जाने में हुकूमत आपका साथ देगी? अगर आप हुकूमत की बात करें तो हमें किसी किस्म की ना तो तवक्कुआत हैं और ना हम उनसे कोई अच्छी उम्मीदें बांध सकते हैं। इंशाल्लाह जी हम जो करेंगे वो अपने बलबूते पे करेंगे। हमें ना तो वोट का लालच है, ना हमें हुकूमत से कोई फंड्स चाहिए। ठीक है। और हम अपनी मदद आपके तहत इस काम को आगे तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो हुकूमत पे हम किसी किस्म का कोई ना तो ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ना हुकूमत इस काबिल है। अगर हुकूमत इतनी अच्छी होती तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें ऐसे स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ती। ठीक हो गया। तो माजरत के साथ जी हम जो जुल्म हो रहा है आवाम के साथ, ठीक है, ये गलत है। ये महंगाई का जो तूफ़ान लाकर खड़ा करती है गरीब आवाम पर। अलमिया ये है कि जो भी हुकूमत जाती है, जो जाने वाली है वो अपने आप को अच्छा कह कर जाती है, जो आने वाली है वो कहती है कि हमारी तिजोरियां खाली हैं, हमारे बैंक जो स्टॉक हमारे पास ख़त्म है। तो मतलब कि फिर अच्छा कौन है? हुकूमत ने तो इस लेवल पर हमें लाकर खड़ा किया, तो हुकूमत से हमें कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं है। तो आप सर मैसेज क्या देना चाहेंगे तमाम देखने वालों को? मैं तमाम देखने वालों को यही मैसेज दूंगा कि अगर आप अपने बलबूते पर आप कुछ अच्छा करें, एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप लें, अपनी औलाद को पढ़ाएं। अगर आप सियासतदानों के सर पर अगर कोई उम्मीदें आप बस्ता करेंगे तो वो आप ज़्यादती करेंगे अपने साथ और अपनी औलाद के साथ। जी सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आमिर साहब? आज प्रोग्राम आपने माँ पे किया है तो पैगाम भी माँ की तरफ ही जाना चाहिए। तो मैं मुआशरे में ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि माँ एक ऐसी हस्ती है कि आप उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो जब औलाद जवान हो जाए तो मेरी उनसे ये इल्तमास है, गुजारिश है कि वो जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया कि माँ बाप को जब वो बड़ी उम्र में पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो, बिल्कुल। तो इतना अदब और एहतराम दे दिया। और हम जो आजकल सलूक कर रहे हैं, आपकी मीडिया दिखा रहा है, तो मेरी नौजवान नस्ल से ये गुजारिश है कि वो माँ की कदर को पहचाने, वरना ये दुनिया में ही इनको इसका बदला मिलेगा। बिल्कुल ऐसा जी, बहुत खूबसूरत मैसेज जी। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब आप जल्दी से उठें, जाके अपनी माँ को हक करें और अपनी फरमाइश का कोई खाना बनवाएं या उनकी खिदमत करें या उनके पाँव दबाएं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।